नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ सेप्टम 10 एंड यूपीपीसीएल टीजी 2 दोनों एग्जाम्स के लिए नॉन टेक के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हमने 6 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, ये आज का 7वां पार्ट है। तो यदि आप पहली बार आए हैं तो उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। आई होप आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। और यदि क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे तो आपके पास 500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक डीआरडीओ, यूपीपीसीएल टीजी 2 और आईटीआई बेस्ड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नॉन टेक की बुक जारी की है। ये पीडीएफ फाइल है जो आप हमसे ले सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसकी प्राइस बहुत ही कम रखी गई है जिससे हर कोई इसे ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई संख्याएं अनुपात में दे रखी होती है ना, तो आपको इजीली इनके साथ x से मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि संख्याएं मान लीजिए 2x और 3x है, उनका योगफल 125 है, यानी कि 2x और यदि 3x को ऐड करेंगे या फिर योग करेंगे तो 125 आएगा। जब आप टोटल x की कैलकुलेट करते हैं तो 5x होता है और 5x इक्वल है आपके 125 के। जब आप x की इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके आएगा 25, यानी कि x की वैल्यू आपके 25 है। तो आपने पहली संख्या मानी है 2x, वो हो जाएगी आपके 50। और दूसरी संख्या आपने मानी है 3x, यानी कि 3 की आप x यानी कि 25 से गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 75। तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 50 और 75 वो दो संख्याएं हैं जिनको 2:3 में डिवाइड किया गया है, और यदि इनको ऐड करते हैं तो आपके 125 आएगा। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, इन्हीं ऑप्शन से आप इनका आंसर कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहां आपके दे रखा है जो संख्याएं, उनमें आपको चारों ऑप्शन को ऐड करना है। क्या उनका योगफल 125 होता है या फिर नहीं। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, यदि आप 50 और 75 को ऐड करते हैं 125 आएगा, लेकिन 20 और 30 से आपके केवल 50 हो रहे हैं, 125 नहीं। इसी प्रकार से आप इसको भी ऐड कर लीजिए, 40 और 20 60, और ये आपके 40 110 होंगे। यानी कि राइट आंसर आपका ये होगा। आप बिना कैलकुलेट करे भी ऑप्शन से राइट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे आप ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं की योगफल और उनके अंतर का अनुपात आपको 5 दे रखा है 1, यानी कि दो संख्याएं हैं, यदि उनको ऐड करते हैं तो 5 आएगा, और यदि उनका अंतर यानी कि दोनों को माइनस करते हैं तो आपके 1 आएगा। बड़ी संख्या और छोटी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच आपको अनुपात निकालना है। तो आप अपनी तरफ से संख्याएं मान सकते हैं जिनको जोड़ने पर 5 और घटाने पर 1 आता है। तो चलिए हम संख्या मान लेते हैं 3 और 2, क्योंकि यदि आप 3 और 2 को ऐड करते हैं तो आपके 5 आएगा, और 3 - 2 करने पर आपके 1 आएगा। तो जैसा कि आपको समीकरण में दे रखा है इस प्रकार से आप मान सकते हैं। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात, तो बड़ी संख्या आपकी 3 है और छोटी संख्या 2 है, तो अनुपात आपका बनेगा 3:2। इजीली आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर करके कमेंट भी कर दिया होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका योगफल 1331 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दे तो आपको जो अनुपात दे रखा होता है उनसे x की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि संख्याएं आपकी 4x और 7x है। यदि हमें छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि जो 4x है उसमें x की वैल्यू निकालनी है।
इनका योगफल दे रखा है यानी कि 4x, और यदि हम 7x को ऐड करते हैं तो आपके 1331 आएगा। यदि आप कहते हैं यहाँ 7 और 4 11x हो जाते हैं, और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ 11 से डिवाइड करना है। जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने वैल्यू आती है वो 121 आएगी। यदि आपको छोटी संख्या की कहे तो छोटी संख्या आपने 4x मानी है, 4 से 11 इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपको बड़ी संख्या की कहे तो आप 7 से कर सकते हैं। यहाँ छोटी संख्या की है, हमने छोटी संख्या से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 484 इसका राइट आंसर है। जैसा मैंने आपको बताया है, आप अपनी नोटबुक में उस प्रकार से करके इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपके 2 सब्जेक्ट में आ सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन को आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में भी शामिल कर सकता है, और दूसरा रीजनिंग के पोर्शन में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। यूपीपीसीएल टीजी2 के 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है, मेघालय, शिलोंग है और सिक्किम बताइए। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा शब्द निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया है, मेघालय की राजधानी लिखी है शिलोंग, तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लिखनी है सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि आपको राज्य और राजधानियों के नाम याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, सिक्किम की आपके गंगटोक है। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल टीजी2 ने 2021 के प्रश्न में 2 इस प्रकार के क्वेश्चन दिए थे। एक तो आपको दी थी असम की प्रशासनिक राजधानी, तो आप इजीली कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, आप जाकर पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपको दिया है जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। सेकंड शेड्यूल में आपके भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की गई है, ये आपके राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है, जैसा कि आप ऑप्शन से देख पा रही हैं, ए एंड द आर्टिकल यूज करना है। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 0 आर्टिकल आएगा, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, हैव यू एवर सेल्ड ऑन शिप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आर्टिकल फिल करने से पहले जो खाली जगह दे रखी होती है उसके बाद वाला वर्ड देखना है। द आर्टिकल तब यूज किया जाता है जब किसी विशेष की बात की जा रही हो, जैसे किसी विशेष बुक, जैसे रामायण महाभारत। इस प्रकार से गंगा गोदावरी किसी नदियों के नाम से पहले द आर्टिकल आता है, आप सभी को पता है। यहाँ अब यूज करना है वो होगा ए या फिर एन आर्टिकल में से। तो शिप आपको पता है जहाज होती है, और आप इसे रीड करेंगे शिप, तो हिंदी में जो व्यंजन होता है उससे पहले आपकी ए आर्टिकल यूज होता है, तो आपको ए लगाना है। यदि आपके हिंदी में इसे ऑनेस्ट को पढ़िए, ये जो आपका लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट में ए आ रहा है, ओ ये वाला ऑनेस्ट में, तो वो आपके हिंदी का स्वर है, तो उससे पहले एन आर्टिकल यूज किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में बेसिक से कमज़ोर हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल का, जो आपका ऑफिशियल ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको जनरल इंग्लिश का एक पेड कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप इंग्लिश की बेसिक से तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। कहा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो आपकी संख्या दे रखी है 11, 13, 19, फिर 31, 51, 81, क्वेश्चन मार्क और 179, ये आपको संख्याएं दे रखी है। तो इस प्रकार से मैंने संख्याएं लिख ली है। आपको पता है 11, 13, 19, आपको इस प्रकार की श्रृंखलाओं के लिए क्या करना होता है, इनका अंतर देखना है। जब आप कहेंगे कि 11 और 13 में 2 का अंतर है, फिर आपके 6 का अंतर आया है, यानी कि 13 और 19 के बीच, 19 और 31 के बीच कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 12 का अंतर है। इसे मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। और फिर आपके 20 का अंतर आया है। इसी प्रकार से 51 और 31 में आपके 30 का अंतर आया है। यानी कि आपके सिमिलर अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है।
यानी कि पहला अंतर 2 है, फिर आपके हैं 6, यानी कि कितना बड़ा, तो आप कहेंगे दोनों के बीच 4 का अंतर है, यानी कि इनके बीच भी अंतर निकाल सकते हैं आप। जब 6 से 12 बड़ा यानी कि 6 का अंतर है, फिर आपके 8 का, और ये फिर बाद में यहाँ तक 30 में 10 का अंतर है, तो आगे जो अंतर आएगा वो 12 का आएगा। 30 और 12 आप ऐड कर दीजिए 42, और 42 को 81 में ऐड करेंगे आप इजीली निकाल सकते हैं 123। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ ताकि इजीली आप समझ पाएं। इसमें क्या कह रहा है देखिए एक ध्यान से, कि संख्याएं हैं 11, फिर 13, 11 13 यानी कि 2 आपके बीच में गैप है, फिर 19 है यानी कि 6 का गैप है, फिर आपकी 31 है यानी कि कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 12 का, और फिर 51 है यानी कि आपके 20 का गैप है, और फिर आपके 81 यानी कि 30 का गैप है। यानी कि इनके अंतर भी हम अंतर निकालते हैं तो 4, फिर 6, 8 और 10, तो आगे वाला जो इनके बीच में अंतर आएगा वो आएगा 12 का, क्योंकि 4 6 8 10, तो आगे आएगा आपके 12 का अंतर। 30 में जब 12 ऐड करते हैं तो 42, और 42 में ये वाला ऐड कीजिए 123, आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आगे क्वेश्चन है वो आपके जनरल अवेयरनेस टॉपिक से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा? तो आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको भारत की उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर के कौन हैं। इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। जहां जो आपको राइट आंसर दे रखा है वो है प्रतिभा पाटिल, जो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है और आंसर भी उन्हीं की ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। दूसरा है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान या फिर पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। यामिनी वंश, इल्बरी वंश और गुलाम वंश के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। और अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, जो कुतुब मीनार के पास स्थित है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसमें कहा गया है आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई, फिर माई वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड ऑन मी, या फिर इस प्रकार के सेंटेंस में आपको आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। और यदि आपकी इंग्लिश बेसिक से कमज़ोर है तो आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से जनरल इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसमें कहा गया है बिफोर, तो मैंने आपको बताया है कि बिफोर से पहले आती है हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, और बिफोर के बाद आती है वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म दे रखी है, हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आई हेड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड मी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इस प्रकार के सेंटेंस करने के लिए आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही दे रखा है, बाउंड्री की स्पेलिंग। आपको सही स्पेलिंग पहचान करनी है कि कौन सी गलत है, तो इसमें आप सभी देख सकते हैं, इजीली पहचान कर सकते हैं कि बाउंड्री की स्पेलिंग कौन सी सही है। ड्यूरिंग द महाजनपद एरा द कैपिटल ऑफ वजिस वाज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिया गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। महाजनपद के काल में वजिस की कैपिटल निम्न में से कौन सी सिटी थी? तो वजिस महाजनपद की कौन सी आपकी कैपिटल यानी कि राजधानी थी? तो वैशाली इसकी राइट आंसर है कि वैशाली वजिस राज्य की राजधानी थी या वजिस महाजनपद की राजधानी थी। याद कर लीजिए, पटना, मगध, पाटलिपुत्र, ये आप सभी को याद होगा।
निम्न में से कौन से प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी में अपनी विशेषज्ञता के कारण जाना जाता था? तो इस आंसर को आप इजीली याद कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत है, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी हुई थी, सुश्रुत संहिता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। सुश्रुत संहिता पुस्तक के लेखक भी सुश्रुत है, और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जनक के नाम से जाना जाता है। अल बिरूनी ने किस भाषा में अपनी किताब उल हिंद लिखी है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएल टीजी2 ने 2021 में पूछा था, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर लीजिए। कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनियमितता प्रदान करता है, और इसके लिए आवश्यक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आप याद कर लीजिए, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, यानी कि अब भी जो नोट छप रहे हैं उन पे साइन किसके हैं या फिर हस्ताक्षर किसके हैं? तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा, आरबीआई के गवर्नर है। नॉन टेक की बुक के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स 2021 की मेजबानी करेगा? ये 2021 के यूपीपीसीएल में पूछा गया है, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स 2021 की बैठक किसने की या मेजबानी किसने की? तो 2021 की ब्रिक्स की है भारत ने, और 2022 की चीन। दोनों आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इसलिए शामिल किया गया है ताकि आपको 2022 का बता पाएं। 2022 का चीन और 2021 का भारत ने मेजबानी की है। ब्रिक्स में कौन सा शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स मुद्रा में जो रय से शुरू होती है वो सारी मुद्राएं शामिल है, जैसे रुपया, रोनाल्ड, रूबी, ये सारी ब्रिक्स देशों की मुद्राएं हैं। हमने एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और उनके आंसर भी दिए हैं। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही इसकी प्राइस बहुत कम रखी है, जिसे हर कोई इसे ले सकता है। जिसने भी ये बुक डाउनलोड की है या फिर परचेज की है, उन सभी का अच्छा रिव्यू है, और सभी ने यही कहा है कि सर इसका दूसरा पार्ट भी बनाइए। तो हम उसी पर वर्क कर रहे हैं, और हमने टारगेट रखा है कि लगभग 1000 क्वेश्चन प्लस की हम आपको एक ई बुक और बना कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न में एक प्रश्न नहीं, मैं आपको 3 प्रश्न बताने वाला हूं। पहले आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपीपीसीएल टीजी2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वहीं बक्सर युद्ध की बात करें तो वो 1764 में हुआ था। वहीं 1765 में इलाहाबाद संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये आपके 1765 में इलाहाबाद संधि आप लिख सकते हैं, और 1764 बक्सर युद्ध आप लिख सकते हैं। यदि लिखना चाहिए तो आपके नोट्स बनते जा रहे हैं नॉन टेक के क्वेश्चंस के। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, बक्सर युद्ध 1764, इलाहाबाद संधि 1765, और एक इंपॉर्टेंट युद्ध और है जो पूछा जाता है एग्जाम में, प्लासी का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, आप सभी को याद होगा। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ मिले हैं, तो इनको भी जरूर नोट कर लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो हमने ये क्वेश्चन शामिल किया है जिसमें आपको लगभग क्वेश्चन बताएंगे जो हमें पता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का आपको पूछा गया है, तो आप सभी को याद होगा कि ये उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में स्थित है। वहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह गुजरात में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड शायद जिम कार्बेट उत्तराखंड में, असम में काजीरंगा, इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। यहाँ आप 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। आप अपना कमेंट जरूर कीजिए,
क्वेश्चन के आंसर साथ में दे रखे हैं, लेकिन आप अपना रिव्यू कमेंट उसे एक्सप्लेन भी कीजिए कि आपका वो आंसर किस प्रकार से आया, या फिर आपको ये आंसर कैसे लगता है। पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने निर्माण कार्य शुरू करवाया था और इसका निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, नोट कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोगान या फिर चौगान या फिर पोलो खेलते हुए हुई थी। पोलो या फिर चौगान खेलते हुए थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, इल्बरी वंश और यामिनी वंश, तीनों एक ही वंश के नाम है, इसकी स्थापना की है। तो आपके 5 नए क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, यानी कि आप कम टाइम में अधिकांश क्वेश्चन सीख रहे हैं। एक बार मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आविष्कार किया था या फिर निर्माण कार्य करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया है इल्तुतमिश ने। और पोगान पूछ सकता है आपसे, चौगान या फिर पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। यामिनी वंश, इल्बरी वंश और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुब मीनार के जो निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है हुमायूं का मकबरा, बीबी की मकबरा, रानी की वाव। तो आप सभी को पता होना चाहिए हुमायूं का मकबरा है, जिसे आपको पूर्व का ताजमहल कहा गया है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा गया है? ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा सर्वसहमति से निम्न में से किसे अपनाया गया? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्र चिन्ह को, राष्ट्रीय ध्वज, उद्देश्य संकल्प, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति संकल्प। तो 22 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा किसे अपनाया गया? तो ये आपका राइट आंसर है, उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया, जो यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन आप एक तरीके से कह सकते हैं। धनवंतरी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, एक सुप्रसिद्ध थे। तो धनवंतरी कौन थे? आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए ये आपको कमेंट करना है। धनवंतरी थे, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगी। आपको अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये हो सकता है कि धनवंतरी निम्न में से किसके दरबार में थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ आपके एक क्वेश्चन नहीं है, जो स्क्रीन पर देख रहा है उसे ही नहीं रटना है। जो क्वेश्चन की लाइन है उसमें से भी आपके एक क्वेश्चन बन रहा है, धनवंतरी किसके दरबार में थे? क्वेश्चन ये हो सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सुप्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो वो भी आपके धनवंतरी। यानी कि एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ेंगे तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, या फिर आप एग्जाम में अच्छे नंबर बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको कांग्रेस की पता होनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस का इतिहास पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कुछ। कांग्रेस है, ये आपकी A.O. व्योम ने इसकी स्थापना की। A.O. व्योम ने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस 1885 में की, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब याद आ गया टाइम पर तो आपको बता देते हैं। A.O. व्योम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की सोच की उपज माना जाता है। डफरिन की दिमाग की उपज है कांग्रेस। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की स्थापना की थी, जो आपकी कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में हुआ था। आई थिंक मिलान जरूर कर लीजिए।
अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना कब हुई? तो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में की। कलकत्ता की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, पूरे विद्यालय का नाम भी मुझे याद आ गया है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था कलकत्ता का, जिसमें प्रथम अधिवेशन हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने आपकी अध्यक्षता की। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपके राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया? तो आपको करना है तीसरे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी है। भारतीय उपद्रव का पिता या उपद्रव का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। ये भी एग्जाम में आ सकता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, जिसे भारतीय उपद्रव का पिता या जनक के नाम से जाना जाता है। आगे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये कमेंट करना है कि हरनाज सिंधु कौन है, या फिर मैंने ये इसका क्वेश्चन क्यों लिया। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स क्या है जिसके लिए मैंने इसका क्वेश्चन लिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप एक तरीके से अपना होमवर्क समझ सकते हैं। हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली है? तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। आप सभी को पता होगा, अभी इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये आपके डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे हमारी ई बुक की। यदि आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहां आपको ई बुक मिल जाएगी। इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है, जिसे हर कोई इसे ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वुल्लर और डल झील कहाँ स्थित है? वुल्लर और डल झील कहाँ स्थित है? तो आपको ये कमेंट करना है, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वुल्लर और डल झील है। और मणिपुर में कौन सी झील है? तो आप कहेंगे मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील आपके मणिपुर में है। और इम्पोर्टेंट क्या है इस लोकटक झील में? तो पहला यहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहेंगे लोकटक झील मणिपुर में। और यहाँ संघाई नाम का हिरण पाया जाता है, संघाई नाम का पाया जाता है। संगाई एक प्रकार का हिरण है जो मणिपुर के लोकटक झील में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में कौन सी है? तो आप कहेंगे चिल्का झील उड़ीसा में है। और इसकी याद करने की ट्रिक है उड़ी झील, चिल्का झील, उड़ी झील, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वुल्लर और डल झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने आपको बताया है, राइट आंसर सबको पता है, गुजरात में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कौन से है? तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में है, तो नोट कर लीजिए। और यदि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यही है वो जिसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया है और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई है। तो आपको राइट आंसर करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, चौगान या फिर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक है, या फिर कह सकते हैं इल्बरी वंश का संस्थापक है, यामिनी वंश का संस्थापक है। एक वंश के 3 नाम हैं, तो गुलाम, इल्बरी और यामिनी वंश का संस्थापक भी यही है। चौगान या फिर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का आविष्कार या निर्माण शुरू करवाया था। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद व 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में इसी ने बनवाया है। नए क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द सेगमेंट्स, यानी कि सेगमेंट्स में या पार्ट्स में कटा हुआ है। इंडिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर यानी कि व्याकरण का कोई गलत दे रखा है वो आपको पहचान करनी है।
किस प्रकार से करेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो करिए इसका आंसर, मैं आपको फिर बताऊंगा। कमेंट कर दीजिए, आपको टाइम मिलता है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर भी बता दूंगा, जिससे आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन राइट है तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, नहीं तो आप सीख लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 की प्लेलिस्ट पर विजिट करके सारी हमने 30+ वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, सारे वीडियोज देख लीजिए। नॉन टेक की बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। द लार्ज ए स्नेक कैन ग्रो, द लॉन्गर इट कैन लिव। तो मैं आपको एक इंग्लिश का रूल बता देता हूँ। जब भी कोई मॉडल आए ना, कैन, कुड, मे, माई, मस्ट, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैन के बाद लिव दे रखी है, राइट फॉर्म है। कैन के बाद ग्रो दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि दोनों जगह सही है। यहाँ देखिए द लॉन्गर दे रखा है, यहाँ द लार्ज। अब आपने आर्टिकल टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, और जनरल इंग्लिश का कोर्स आपको मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। इंग्लिश की आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मोर डिटेल के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करके आप इंग्लिश की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। तो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, और आर्टिकल और एडजेक्टिव में आप सभी को पता है दे आते हैं ना, दे के बाद हमेशा कौन सी सुपरलेटिव डिग्री आती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, लार्ज की लार्जेस्ट बनती है। सुपरलेटिव डिग्री सबने पढ़ी होगी ना, डिग्रीज एडजेक्टिव टॉपिक में सबने डिग्री वाला टॉपिक किया होगा। तो आपके जब भी द आता है ना, तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, द लार्जेस्ट होगा, यानी कि ये वाला सेंटेंस गलत दे रखा है, द लार्ज पार्ट वाला सेगमेंट है ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। और आपको बता दें गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, द बेस्ट, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री इस प्रकार से होती है। तो लार्ज का यहाँ द लार्जेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वह गलत लिखा हुआ है। आगे आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया है। मृदा का निर्माण मृदा में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ के संचय के कारण होता है। तो यदि मृदा का निर्माण है तो किस कार्बनिक पदार्थ की अधिकता से होता है, ये आपको पूछा गया है। दलदली अधिकता होगी, यानी कि दलदली मृदा का निर्माण है ना, अधिक कार्बनिक पदार्थ के संचय के कारण होता है। यदि आपको दलदली मृदा का निर्माण करना है तो उसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सांग नृत्य रूप की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन आपको यह पूछा गया है कि सांग नृत्य कहाँ का है। किसी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य है वह यही है कि सांग नृत्य किस राज्य का है, तो आपको बता देना है हरियाणा राज्य का है सांग नृत्य, सभी को याद होगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या बताऊं, घूमर और पूछा जा सकता है, वो राजस्थान का है। गरबा सबको पता है गुजरात का है। तो बस यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको याद कर लेते हैं सभी राज्य की लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जिसका आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य कौन है, तो आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आप इजीली कर सकते हैं, ये तो याद ही होगा आप सभी को। शक्तिकांत दास ये आपके हैं, शक्तिदास मैंने लिखा है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और अभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट्स होते हैं ना, उन पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर के होते हैं, अभी शक्तिकांत दास है। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे, सबको याद है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्पीच। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। स्पीच यानी कि बोलना, और साइलेंट यानी कि चुप रहना, सबको याद है, इजीली कर सकते हैं, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। तो फ्रेजल वर्ब फिल करने हैं, इजीली कर पाएंगे। द वाटर सप्लाई ऑफ आवर एरिया हैज बीन। तो हैज बीन आया है, यानी कि टेंस पहचान कीजिए कौन सी आएगी, तो आप कहेंगे टेंस है ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस है। यूपीपीसीएल टीजी2 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करना है या फिर कमेंट करना है, ये आप होमवर्क समझ सकते हैं। आंसर आपको डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन आपको बताना है कि किस प्रकार से आपने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बता देंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए दीप वाज caught by the policeman।
बाय द पुलिसमैन, इसको देखकर आपकी क्या पहचान हुई? तो आप कहेंगे जब भी हमने बाय द पुलिसमैन देखा तो हमें पता चला कि ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव में वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो आप देख लीजिए किसमें तीसरी फॉर्म दे रखी है। तीसरी फॉर्म इसमें दे रखी है हैंडेड, और शायद इसमें भी दे रखी है। तो इसके लिए भी आपको करना है, वाज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ए thief was caught रेड हैंडेड बाय द पुलिसमैन। कोर्ट इसमें थर्ड फॉर्म वैसे तो क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो वर्ब एक साथ नहीं आती, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, और इसी प्रकार से ये वाला हुआ नहीं, क्योंकि कोर्ट और रेडेड इस प्रकार से दो फॉर्म एक साथ नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आगे आपके क्वेश्चन दे रखा है, कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाला सेलेक्ट करना है। किस प्रकार से करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पिंकू डज नॉट प्ले फुटबॉल। पिंकू डज नॉट प्ले फुटबॉल। जब इसे आप पैसिव में बनाएंगे तो आपको पता है हमें पैसिव में बनाने के लिए तीन बातें ध्यान में रखनी होती है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव के सब्जेक्ट में यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। और वर्ब में हमेशा तीसरी फॉर्म लगाते हैं और टेंस चेंज नहीं करते। समझ गई ना। पिंकू डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ इस सेंटेंस का जो वर्ब के बाद जो आता है ना, मेन वर्ब के बाद, वो ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव में इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे फुटबॉल लिख दीजिए। ये आपने फुटबॉल लिखा। अब आप क्या करेंगे, डज नोट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यदि आप पैसिव बनाते हैं तो क्या बनेगा बताइए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज आर वाली। तो फुटबॉल सिंगुलर है, इसके साथ इज लगा दीजिए। समझ गई। इतना सभी एग्जाम्पल में किया है, यहाँ तक हमें पता नहीं चलेगा कौन सा आंसर है। फिर नोट है तो नोट हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें सेंटेंस की फॉर्म चेंज नहीं करनी होती। हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर नोट लगा दीजिए। पैसिव में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। प्ले आपको मेन वर्ब दे रखी है, इसकी थर्ड फॉर्म बनाइए प्लेड। और उसके बाद क्या आएगा, पिंकू। तो पिंकू आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा बाई के बाद लगता है, तो बाई पिंकू किस सब सेंटेंस में दे रखा है देखिए। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई पिंकू, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, बाई लगाना होता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी होती है। और करेक्ट आपको जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर जो रूल होते हैं एक्टिव पैसिव के, उनके अकॉर्डिंग इजारम यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब की चुनाव करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो आप इजीली उस सेंटेंस को कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया तो आप समझ भी सकते हैं। यदि आपके इंग्लिश में बेसिक से तैयारी नहीं है या फिर आप कमज़ोर हैं, तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको जनरल इंग्लिश का एक सर्वश्रेष्ठ कोर्स मिलेगा जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप ITA बेस्ड पर किसी भी तैयारी की यानी कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मोस्ट सुटेबल रहेगा। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम क्या होता है, हिंदी में आप इसे कहते हैं पर्यायवाची, यानी कि समान अर्थ वाले। तो डेफिनेट का मतलब होता है, आप सभी ने इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है निश्चित। निश्चित, ये लीजिए निश्चित कर दिया। आगे है हम आपके चार ऑप्शन, उनमें से किसका मतलब निश्चित होता है। तो सर्टेन यानी कि निश्चित होता है। रिचनेस, रूल, रेगुलरिटी, सबको पता है इनके रूल मतलब क्या होते हैं, नियम। रिचनेस, रेगुलरिटी के सबको मतलब पता है। ये यूपीपीसीएल में इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्टेन मतलब होता है निश्चित, और डेफिनेट मतलब भी होता है निश्चित। यदि आपको यहाँ एंटोनियम पूछ लेते कि डेफिनेट का एंटोनियम कौन सा है या फिर सर्टेन का एंटोनियम कौन सा है, तो इनडेफिनेट आप कर सकते थे इजीली, ये आपका आंसर हो जाता। तो दो आपके नए क्वेश्चन तैयार हुए हैं, नोट कर लीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फिर से आपको दे रखा है सेंटेंस, कर लेंगे। किसी को प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंटेंस क्या कह रहा है, रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। तो आपको एक बात समझ आई क्या,
विल हैव कैंसल्ड यानी कि कौन सा टेंस है? तो आप कहेंगे ये हमारी फ्यूचर वाला टेंस है और फ्यूचर में भी परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। और इस टेंस का यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस दे रखा है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है और इसे पैसिव में सबसे पहले लिखा जाता है। तो द ट्रिप को चारों में पहले लिखा है यानी कि चारों आंसर हो सकते हैं। दिस ट्रिप सिंगुलर है, इसके लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज करनी है। तो इसकी आपने कर दी विल हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सभी को पता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म करनी है, यहाँ भी आपको तीसरी दे रखी है और तीसरी लगानी है, लगा दीजिए। फिर आपके ये सारा कंप्लीट हो चुका है ना, अब बचा है रघु। रघु इस सेंटेंस का यह सब्जेक्ट है, पैसिव में आप इसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना होता है, बाई रघु आप इजीली कर सकते हैं। इसमें बीन नहीं लिखा, यहाँ गलती है। इसमें क्या नहीं किया, विल हैव, तो हैव यहाँ चेंज नहीं की मेन वर्ब, और यहाँ विल हैज कर दिया तो यहाँ गलती है। तो आप इजीली कर सकते हैं दिस ट्रिप, तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। यदि आपको एक्टिव पैसिव शुरू से नहीं आते हैं तो भी आप इसे इजीली समझ सकते हैं, इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। महात्मा गांधी मेनी डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। तो महात्मा गांधी यानी कि पास्ट की बात हो रही है, सिंपल बात है। और पास्ट के लिए कौन सी फॉर्म आती है? तो आप कहेंगे सेकंड फॉर्म। किसी में सेकंड फॉर्म दे रखी है क्या? हाँ, पहला एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है। यदि मान लीजिए आपको ऑप्शन मिलता कि महात्मा गांधी नोट मेनी डिफिकल्टीज इन हेल्थ, तो नोट आ गया ना, इसलिए आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती। इसके लिए आपका आता डिड नोट पास, उस टाइम आपके फर्स्ट फॉर्म आती, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म हो चुकी है। यदि आपके डिड नोट नहीं दे रखा है तो पास की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट, और थ्रू आपका वो है, उसे आप चेंज नहीं करेंगे। बस यहाँ तक आपको चेक करना है, जो सही है वह राइट आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, एक ही टॉपिक के तीन नाम है। रवि सेड गुड मॉर्निंग अंजलि। तो रवि ने किसे कहा? रवि सेड अंजलि। तो आप कह सकते हैं रवि ने अंजलि को कहा। गुड मॉर्निंग एक विश होती है, विश यानी कि किसी को विश करना, आप सभी समझ गए होंगे। क्वेश्चन यानी कि पूछना होता है, और सेड सेकंड फॉर्म है तो विश की भी सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। रवि विश्ड, विश किया, अंजनी गुड मॉर्निंग, इजीली कर सकते हैं। बस आपकी यहाँ भी टेंस की गलती थी। सेड है सेकंड फॉर्म तो यहाँ विश भी सेकंड फॉर्म आएगी, विश्ड आप कर सकते हैं। विश्ड टू अंजलि भी हो सकता है, इसमें भी कोई, यदि टू अंजलि वाला ऑप्शन होता तो हम उसकी तरफ जाते। मैथ का क्वेश्चन है, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन पहले पार्ट में करवाया है, आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर देखी। इस पार्ट में मैं फिर से करवाने वाला हूँ, क्योंकि कमेंट आया कि सर ये आंसर कैसे आया, फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में ही, उनका योगफल 125 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्याएं हैं 2x और 3x, ये अनुपात है, इनको जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू आती है। 2x और 3x दो संख्याएं हैं, यदि उनको जोड़ते हैं तो वो कह रहा है 125 आता है। तो दोनों जोड़ेंगे कितने आएगा? आप कहेंगे 5x बराबर 125। जब आप x की मान निकालेंगे तो 125 उधर है, ये इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, कटेगा, तो आप कहेंगे 25 बार। x की वैल्यू आपकी कितनी आई? तो आप कहेंगे x की वैल्यू आई 25। पहली संख्या इसने कह रखी है आपकी 2x है, ये देखो कह रहा है 2x है, तो 2 को आप x से मल्टीप्लाई यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली संख्या आई गई आपके 50, और दूसरी संख्या आपको 3 की x से मल्टीप्लाई यानी कि 3 की 25 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप कहेंगे 75। इजीली कर सकते हैं, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आगे जो क्वेश्चन है वो है आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से, यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछा गया है। निम्न में से किस खेल में फोर्सबरी फ्लॉप नामक एक महत्वपूर्ण तकनीक का प्रयोग किया जाता है? फोर्सबरी फ्लॉप महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऊंची कूद यानी कि हाई जंप। हाई जंप के लिए हम करते हैं फोर्सबरी फ्लॉप। आपको पूछा जा सकता है जो होता है वो मेलेट किस खेल से संबंधित है? तो मेलेट है ना, ये मेलेट
लकड़ी का होता है हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा सबने देखा होगा। ये है आपकी चौगान खेल या फिर पोलो खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी घाट में स्थित है अन्यमुड़ी या फिर अनाईमुड़ी नामक सबसे ऊंची चोटी की लंबाई क्या है या फिर ऊंचाई क्या है? कमेंट कीजिए। वैसे तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अनाईमुड़ी या अन्यमुड़ी की ऊंचाई पूछी है, जो पश्चिमी घाट में स्थित सबसे ऊंची चोटी है उसकी आपको ऊंचाई पूछी है। तो 2695 मीटर याद कर लीजिए, 2695 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चार संख्याएं ABCD का औसत 49 है। औसत 49 है, यानी कि आप कह सकते हैं A, B, C और D बट्टे 4। हम करते हैं ना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर उसका औसत होता है, तो औसत कर दीजिए। जब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उनका योग आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 की। एक बार मैं फिर से ऐसे ही करूंगा, इजीली यहाँ कर देता हूँ। 49 × 4 कीजिए, फिर आप कमेंट कीजिए क्या आएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर आएगा 196, यानी कि ABCD चारों को यदि जोड़े तो 196 आता है। वहीं ये दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि A और B का औसत 39.5 है, यानी कि A + B बट्टे 2 बराबर 39.5। तो 2 की मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 39.5 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 79, यानी कि A और B का योग 79 है और चारों का योग 196 है। एक बार मैं ये क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको एक बार फिर से समझ आएगा। ये क्या कह रहा है कि चार संख्याएं हैं, उनका औसत 49 है, यानी कि उनका योग वो कह रहा है कि 96 है, 196 है। ABCD एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ABCD आपकी योग है 196। वो कह रहा है A और B का औसत कितना है, तो हमने योग भी अभी निकाल दिया। क्या योग आया, तो आप कहेंगे 79 इनका योग है। तो हम CD का योग निकाल सकते हैं। वो CD का अनुपात औसत पूछ रहा है, लेकिन हम CD का योग निकालेंगे। इनमें से घटाएंगे तो CD आ जाएगा। 196 में से आप 79 घटाइए, 117 आएगा। घटा लिया ना। अब आपको CD का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, औसत निकालना सबको आता है ना। औसत का फॉर्मूला बताइए कमेंट करके। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, यानी कि C + D बट्टे संख्याओं की संख्या, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे C और D दो संख्याएं, 1 2। इनका योग हमने निकाला 117 बट्टे 2 कर दीजिए, आप कटेंगे 58.5 आंसर आएगा। यदि नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, अगले पार्ट में फिर से इस क्वेश्चन को लेंगे जिसे आप इजीली समझ पाएं। अगला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट इवनिंग ही ए पार्टी इन हिज हाउस। लास्ट इवनिंग इजीली समझ गए होंगे, पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट में इनमें से कौन सी वर्ब है जो पास्ट की है? विल हैव फ्यूचर की है, हेज आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की है, इज हैविंग माने तो ये कंटिन्यूज की है, प्रेजेंट कंटिन्यूज की। तो एक ही ऑप्शन है जो पास्ट का दे रखा है, यानी कि हेड। तो ऑप्शन इजीली कर सकते हैं, लास्ट इवनिंग ही हैड ए पार्टी इन हिज हाउस। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनाया? तो दिल्ली में एक कुतुब मीनार है जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया और अलाई दरवाजा उसके पास बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो ये आपको सेंटेंस एक्टिव का दे रखा है, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है और एक्सप्लेन करेंगे इसे। पहले आप अपना आंसर कर दीजिए। हालांकि आंसर आप सभी को आता है और नहीं आता है, फिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्योंकि यूपीपीसीएल TG2 ने ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। तो बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए माय डियर। क्वेश्चन कह रहा है रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। इसमें आपको एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है मैं सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जो आपके एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, कर दिया ना। उसके बाद करना होता है आपको टेंस की पहचान। टेंस की पहचान करनी है और जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग पैसिव में आपको वर्ब लगानी होती है। और
जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है और उससे पहले हमें बाई लगाना होता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से इस एग्जाम्पल को आप करेंगे। पहले देखिए इस सेंटेंस में आपकी टेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे विल हैव, और विल हैव कौन सा टेंस होता है, तो आप सभी कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, तो आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की, यानी कि विल हैव बीन। जब आप के सेंटेंस में एक्टिव में विल हैव दे रखा हो तो आप पैसिव में क्या लगाएंगे माय डियर, आप कहेंगे विल हैव बीन वाली हम लगाएंगे, लगा दी ना। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे इसमें नहीं है, विल हैज बीन है, इसमें नहीं है क्योंकि बी लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। आगे भी एक्सप्लेन करते हैं, इतने से काफ़ी नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे किन किन तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक बार चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए फिर से, यदि इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपके एग्जाम में दो ऑप्शन में विल हैव बीन दे रखा हो तो कैसे करेंगे, तो आपके टेंस की पहचान हो गई। अब आपको करना है वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो ये विल हैव के साथ जो भी फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो हमें भी थर्ड फॉर्म यानी कि यही वाली लगानी है। किस में दे रखी है, आप कहेंगे चारों में दे रखी है। ये बाई रघु है ना, आपका सब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इससे पहले बाई लगेगा, तो बाई रघु किस में दे रखा है, आप कहेंगे चारों में दे रखा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर सकते हैं। दिस ट्रिप इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि पैसिव में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस बनेगा दिस ट्रिप विल हैव बीन कैंसल्ड बाय रघु, इजीली कर सकते हैं ना। बस टेंस की यहाँ गलती दे रखी है, आप पहचान कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर भी क्या यही था, आपको पहले भी एक्टिव पैसिव आते थे या फिर मेरे इस क्वेश्चन से आप सीखे हैं, कुछ न कुछ समझ आया है, तो कमेंट जरूर कीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, यानी कि इस बार आपको पैसिव का सेंटेंस दे रखा है, एक्टिव पूछा है, यानी कि उल्टा पूछा है। क्या करेंगे, इजीली वही काम करना है जो अभी पहले किया था। पहले तो हम करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मेन वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि योर वर्क से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। कर दीजिए योर वर्क। अब क्या करना है, अब आप कहेंगे टेंस की पहचान करेंगे, तो टेंस की माय डियर आपको मैं टेबल बनवा दूंगा या फिर कहीं कभी क्लास लगा लूंगा, और या फिर मैंने लगा रखी है, हाँ टेंस की क्लासेज आप देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बनी हुई है नीचे ही नीचे, यानी कि मेरी पुरानी प्लेलिस्ट जितनी भी है उनमें इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। आर सेटिस्फाइड है ना, तो ये आपके है प्रेजेंट कंटिन्यूज की, तो जब आप इसे एक्टिव में करेंगे तो कौन सी आएगी, प्रेजेंट सिंपल वाली लगानी है हमें वर्ब। योर वर्क सिंगुलर है, यानी कि सेटिस्फाई होगा और सिंगुलर के साथ एस आई एस लगेगा, तो इन दोनों में एस आई एस लगा रखा है, इन दोनों में नहीं लगा रखा, लेकिन इसमें वर्क को चेंज कर दिया ना, समझ रहे हैं ना, गलतियां आप पकड़ रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तो आपका द ऑफिसर ही शेष रहता है, तो आप इजीली कर सकते हैं योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज का पैसिव था, हमें एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल का करना था, या फिर कह सकते हैं यदि हमारा एक्टिव प्रेजेंट सिंपल का होता है तो पैसिव बनाते समय एक प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। चलिए हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यदि हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हैं, तो आप सभी को कुछ न कुछ नया सीखने को रोज मिलता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सांग नृत्य रूप की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये मुख्यतः ये पूछा जा रहा है कि सांग नृत्य कहाँ का है, सांग नृत्य कहाँ किया जाता है, ये ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं, हरियाणा में सांग नृत्य किया जाता है। और आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा याद है, या फिर एग्जाम में ज़्यादातर कौन सा पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। माय डियर मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 में एक क्वेश्चन नृत्य से संबंधित, यानी कि सभी राज्यों के नृत्य याद कर लीजिए, कौन से राज्य में कौन सी झील है ये याद कर लीजिए, और एक है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद कर लीजिए, यानी कि इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। दिवस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इम्पोर्टेंट डेज बाय JKIT मंत्र, तो आप सर्च करेंगे हमारा वीडियो मिल जाएगा आपको, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जो दिवस है वो करवा रखे हैं।
बुक्स एंड ऑथर पर भी एक आपको मिल सकता है, उस पर भी हमने वीडियोज बनाए हैं, तो देखिए। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 28 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे वन लाइनर। अब 29वां क्वेश्चन कह रहा है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो कमेंट कीजिए, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों की जो संयुक्त धारा है, यानी कि एक साथ मिलकर जो बहती है, उसे मेघना नदी कहा जाता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मेघना नदी किसका संयुक्त रूप है? और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो मेघना बनती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सबको याद है, गंगोत्री, उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम। यदि किसी को समझ नहीं आ रहा है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूछ रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? तो इजीली याद कर सकते हैं, गुजरात व महाराष्ट्र एक साथ बने 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य बने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय उद्यान पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, झीलों पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ही आंसर दे रखा है, लेकिन एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए कमेंट करके। तो चलिए कुछ नया आपको सिखाते हैं क्वेश्चन के अतिरिक्त। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान व रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इसका पहले रामगंगा नाम था, वह उत्तराखंड में है। दोनों ही, जिम कॉर्बेट पूछे या फिर रामगंगा पूछे, आपको उत्तराखंड करना है। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछा जा सकता है। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको जो इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है वो है काजीरंगा, जो असम में है। तो असम का याद कर लीजिए, काजीरंगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। निम्न में से कौन सा असम में है? तो भी काजीरंगा करना है। और क्या बताएं आपको, गुजरात का एक बता देते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ब्लैक बक भी है, तो आप नोट कर लीजिए, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इस प्रकार से। रेगुलर वीडियोज देखिए, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, आप सभी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार में है वाल्मीकि अभ्यारण्य, या फिर आप कह सकते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। इसी क्वेश्चन पर हुआ था कि एक मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में है वाल्मीकि, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर हमने कमेंट में पिन भी कर दिया है, उत्तर प्रदेश में आपके दुधवा है और वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में है। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कह सकते हैं केवलादेव आपके राजस्थान में है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? वाल्मीकि बिहार में। असम में एक और नोट कर लीजिए, मानस अभ्यारण्य, वो भी असम में है। चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो लिखना चाहिए वो लिख सकता है। असम में एक है काजीरंगा और एक है मानस, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी मिले। असम का लिख लीजिए मानस और काजीरंगा। काजीरंगा पहले लिखा दिया, अब आप मानस लिख लीजिए। और तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। जल्दापारा है पश्चिम बंगाल में, जल्दापारा। और एक और इम्पोर्टेंट है, वो है आपके मणिपुर का है, लोकटक झील के पास। अभी आप कमेंट करके बताइए, लोकटक झील मणिपुर, संघाई नामक, मैंने आपको बताया था शायद, काबुल लामजाऊ उसका नाम है। कमेंट कर दिया होगा आपने, काबुल लामजाऊ अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे मणिपुर में। और मणिपुर में एक झील है, उसका नाम है लोकटक, और वहीं संघाई नामक हिरण पाया जाता है। मैंने यहाँ 10 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, नोट कर लीजिए। इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बंग भंग कब हुआ या बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये क्वेश्चन सबको याद है, कब हुआ? आप सभी कहेंगे बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, 1905 को। और 1907 को क्या हुआ था? आप कहेंगे विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन मनाया। स्वदेशी आंदोलन आप कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन। और
1915 को गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। तो पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा स्वदेशी आपके आंदोलन है, ऐसा कौन सा आंदोलन है जो गांधी जी के बिना हुआ, फिर जिसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1907 को हुआ था, गांधी जी 1915 को आए थे। उसके बाद तो सब में गांधी जी विद्यमान थे। आगे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। लास्ट इवनिंग ही हैड ए पार्टी इन हिज हाउस। हेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये टेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे लास्ट इवनिंग, यानी कि पास्ट की घटना है। और पास्ट की घटना में आप कौन सा यूज करेंगे, तो आप कहेंगे विल है फ्यूचर का, हेज है प्रेजेंट का, और इज है प्रेजेंट का, यानी कि ऑप्शन ए ही है जो पास्ट को प्रेजेंट करता है। आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है वो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक आई माई वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड मी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद। बिफोर से पहले आता है आपके हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, और बिफोर के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर ये रहा, इसके बाद देखिए कॉल्ड सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो बिफोर से पहले आपको हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ दे रखी है, इजीली कर सकते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। निम्नलिखित में से किसने भौतिक विज्ञान की श्रेणी में 2019 में इन्फोसिस विज्ञान पुरस्कार प्राप्त किया। इजीली आप पढ़ सकते हैं, ये यूपीपीसीएल में पूछा गया था। जी मुगलेश ने ये 2019 में प्राप्त किया। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक यू नीड नॉट फॉर मी फॉर लंच। तो क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके कोई मॉडल आए ना, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ टू बी वेटिंग है। टू बी का मतलब क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, या फिर टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, दोनों का मतलब एक होता है। आप इतना समझ लीजिए। तो टू वेटिंग नहीं आएगा, इसका मतलब है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। इसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है, लेकिन मैंने आपको बताया मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। नीड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, कैन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया विद चाइना। ये क्वेश्चन तो दे रखा है जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए बताता हूँ। कह रहा है निम्न में से कौन सा दर्रा है ना, वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर नहीं स्थित है, यानी कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कौन सा दर्रा निम्न में से स्थित नहीं है। तो आप कहेंगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। पास को दर्रा कहते हैं, रोहतांग दर्रा इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर स्थित नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सफलता मंत्र का वॉल्यूम 2 लेने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ बुक मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।